छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड के 8 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। आपको याद हो कि उस हत्याकांड में माओवादियों ने लगभग 27 कांग्रेस के 27 वरिष्ठ नेताओं की हत्या कर दी थी। नक्सली जब हमला करते हैं तो वो एक दहशत फैलाने के लिए करते हैं, घटना करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। लेकिन झीरम के घटना में आप देखे होंगे कि वो पूछ रहे थे इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, इसमें दिनेश पटेल कौन है, इसमें महेंद्र कर्मा कौन है, पूछ पूछ के मार रहे थे। जहाँ तीनों पकड़े गए उसके बाद फायरिंग बंद हो गया और वो चले गए। इसका मतलब ये है कि वो सामान्य नक्सली घटना नहीं है बल्कि सुपारी किलिंग है। जब कभी माओवादी हिंसा की बात होती है, जब कभी राजनीतिक हिंसा की बात होती है, तो सबसे पहले झीरम घाटी का नाम आता है। दुखद यह है कि झीरम घाटी हत्याकांड का इतना लंबा समय बीत जाने के बाद, जुडिशियल कमीशन बनाने के बाद, एनआईए को जांच सौंपे जाने के बाद अभी भी नतीजा सिफर है। हमें याद आता है कि उस हत्याकांड में मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति थे जिनके विवाह को 3 साल हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनके माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के पुत्र नंद कुमार पटेल को तो गोली मारी ही गई, उनके पुत्र दिनेश पटेल के सिर में गोली मारी गई। वह दृश्य, वह उस वक्त की जो घटनाक्रम था, अब भी हम उसको याद करके, उसको सुन करके रोए खड़े हो जाते हैं। साथियों नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपको बताएं कि जो एनआईए की जांच रिपोर्ट थी वो अभी पूरी नहीं हो पाई और जुडिशियल कमीशन ने, जो कि रमन सिंह की सरकार में बनाया गया था, उसने नवंबर माह में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लेकिन छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार ने उस रिपोर्ट से असहमति जताई और एक नया जुडिशरी कमीशन बना दिया गया, जो कमीशन आज से काम करना शुरू कर रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि झीरम घाटी की घटना और उसके बाद क्या हुआ। तो साथियों, आपको जैसा कि आप जानते भी होंगे कि 25 मई 2013 को शाम के वक्त छत्तीसगढ़ की में परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाल रखी थी, जो कि दरभा के झीरम घाटी के नजदीक जब वो परिवर्तन यात्रा का पूरा कॉन्वॉय पहुंचा, सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर करके लोगों की वहां पे पहचान करके उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाना शुरू कर दिया और लगभग 1-1.5 घंटे तक चल रही धुआंधार फायरिंग में तमाम बड़े नेता, जिसमें नंद कुमार पटेल थे, महेंद्र कर्मा थे, जिसमें दिनेश पटेल जी थे, जिसमें विद्याचरण शुक्ल जी थे जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई, तमाम नेताओं की, जिनमें तो कई वरिष्ठ थे और कई कार्यकर्ता थे, उनकी उसमें शहादत हो गई। 25 मई को जब यह घटना घटी, उसके बाद तत्काल अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने दौरा किया था यहां छत्तीसगढ़ का और 28 तारीख को एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, जो कि बहुत प्रतिष्ठापरक नाम है, उसको जांच सौंप दी गई थी। हमें याद है कि जून महीने में 5 जून 2013 को पहली बार एनआईए की टीम दरभा घाटी पहुंची थी। उस वक्त यह जांच जो है एनआईए का यूपी जोन है वो कर रहा था और के संजय कुमार नाम के आईपीएस अधिकारी थे, जो अब फिलहाल अपने मूल कैडर केरल में वापस लौट गए हैं। जब के संजय कुमार ने इसकी उस पूरे मामले की जांच शुरू की तो उन्होंने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे जो अन्य राज्य हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर भी जबरदस्त कॉम्बिंग शुरू की और उसमें
कुछ नक्सली गिरफ्तार किए गए जो कि शामिल थे झीरम घाटी के घटनाक्रम में, लेकिन तमाम सरगना जिन्होंने इस पूरे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था वह एनआईए और तत्कालीन छत्तीसगढ़ पुलिस से के हाथों से बाहर रहे। आपको बताएं कि संजय कुमार ने 2 चार्जशीट दाखिल की थी। एक चार्जशीट 23 सितंबर 2014 को दाखिल की गई थी और लगभग ठीक 1 साल बाद 16 सितंबर 2015 को दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई थी। उसके बाद हुआ यह कि सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में और सत्ता परिवर्तन के बाद के संजय कुमार वापस अपने जब मूल कैडर में चले गए, दूसरे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दिया, लेकिन उनकी जांच अभी तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। जहां तक जुडिशियल कमीशन का सवाल है, उसको लगातार उसकी समय सीमा में वृद्धि की जाती रही। रमन सिंह की सरकार थी और जब 2018 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से कह रखा था कि हम झीरम घाटी घटनाक्रम की फिर से जांच कराएंगे। तो आपको बताएं कि फरवरी 2020 में एक एसआईटी बनाई गई। वर्तमान जो भूपेश बघेल जी की सरकार है उन्होंने उस एसआईटी ने जांच शुरू की, लेकिन उसमें सबसे पहली जरूरत थी कि जो पूरे केस की फाइल है वह एनआईए से वापस एसआईटी को मिले। लेकिन दुखद यह है कि एनआईए ने इस पूरे घटनाक्रम की फाइल देने से साफ इनकार कर दिया। कई बार छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अंततः मामला कोर्ट में चला गया। आपको बताएं कि जब मामला कोर्ट में चला गया तो लगातार सुनवाई होती रही। इसी बीच 6 नवंबर 2021 को जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया था जस्टिस प्रशांत मिश्र के नेतृत्व में, जो कि बिलासपुर हाई कोर्ट के जज थे और वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यह रिपोर्ट, उनकी बनाई गई यह रिपोर्ट जो कि 10 वॉल्यूम में थी और लगभग 4184 पेजों की रिपोर्ट थी, यह राज्यपाल को सौंप दी गई। जस्टिस प्रशांत मिश्र ने खुद नहीं सौंपा, बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के माध्यम से यह रिपोर्ट यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंपी गई, जिस पर काफी विवाद हुआ। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ सरकार का साफ तौर पे कहना था कि जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और 1 महीने पहले ही, तो यह कैसे संभव हो गया कि हमने समय सीमा बढ़ाने को लेकर की प्रक्रिया पूरी नहीं की और 1 महीने में उन्होंने जांच पूरी करके राज्यपाल को सौंप दी। उसके अलावा कई गवाह ऐसे थे जिनसे बात करना जरूरी था, जिनकी गवाही जरूरी थी, उनसे किसी किस्म की कोई गवाही नहीं ली गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नवंबर 2021 में ही एक नए जुडिशियल कमीशन का गठन किया। इसमें बिलासपुर हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री और दूसरे जस्टिस मिन्हाजुद्दीन को के नेतृत्व में एक 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। अब आज से इस कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। आपको बताऊं कि इस कमेटी को 6 महीने में अपनी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। हमें जैसे ये जानकारी मिल रही है कि आज 2 गवाहों की से बातचीत होगी। इसके अलावा ये जो पूरा घटनाक्रम था, अब जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुडिशियल कमीशन से कहा है कि वह इस बात का पता लगाए कि क्यों कर जब गोली यह घटना घट गई, यह नरसंहार की यह घटना घटी, तो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों कर उपलब्ध नहीं थीं। अब जो कमीशन बना है वह इस बात की भी जांच करेगा कि क्यों कर नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा जी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई थी। साथ में एक तीसरा बिंदु भी है, साफ साफ राज्य सरकार ने कमीशन को अधिकार दिया है कि अगर वह चाहे तो जांच के दौरान जो भी तथ्य उनके सामने आते हैं उसको लेकर के वह अपने जांच के दायरे को
आप बढ़ा सकते हैं। आपको बताएं साथियों कि जो झीरम घाटी के घाव थे वह अब तक नहीं भरे हैं। किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बच्चे को खोया। अब आप कल्पना करिए कि नंद कुमार पटेल जी के सामने पहले नंद कुमार पटेल को, फिर उनके बेटे दिनेश पटेल को सर में गोली मार दी गई। मनोज नाम के एक व्यक्ति की शहादत हुई जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे। अब एक जानकारी और भी है कि छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर हाई कोर्ट है उसने 9 फरवरी को जो एनआईए और राज्य सरकार के बीच जांच को लेकर के जो विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें एनआईए ने जांच रिपोर्ट और पूरी की पूरी जो फाइल है इस घटना से संबंधित वो राज्य सरकार को देने से इनकार कर दिया था। इसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो यहाँ के एडवोकेट जनरल है, उनके ऑफिस ने साफ तौर पर हाई कोर्ट को कहा है कि किसी भी राज्य की पुलिस को पहला अधिकार है कि वह वहां हुई किसी घटनाक्रम की जांच करे और इस आधार पर एनआईए को हमें फाइल सौंप देनी चाहिए। बहुत लंबा समय बीत चुका है। देखना होगा कि कब झीरम घाटी के दोषी सामने आते हैं, कब पता चलता है कि इस साजिश का सूत्रधार कौन था, कब पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति के नेताओं की सुरक्षा में खामियों का जिम्मेदार कौन था, क्यों कर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उस परिवर्तन यात्रा को मुहैया नहीं कराई गई। झीरम घाटी के गुनहगारों के चेहरे पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। हम फिर मिलेंगे आपसे। आप बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।